Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the projectile motion. This is also an important topic of the chapter number 3, which is motion and force. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि projectile motion होती क्या है. Projectile motion can be defined as the motion in which an object is thrown near the earth's surface and it moves along the curved path under the action of gravity. यानी अगर आप दो बच्चे आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या होता है, एक फुटबॉलर किक से पास देता है, फुटबॉल को पास करता है सेकंड फुटबॉलर की तरफ. तो वो जो आपने किक लगाई है फुटबॉल को, तो अब जो फुटबॉल है वो कैसा एक पाथ कवर करता है, एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ दूसरे फुटबॉलर के पास जाके गिरता है. तो ये जो मूवमेंट है फुटबॉल की या ऑब्जेक्ट की, जिसमें वो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करता हुआ मूव करता है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. और वो कर्व्ड पाथ क्यों हो जाता है? इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ये देखें, ये हमारे पास एक स्नो बॉर्डर है जो कि एक स्लोप से नीचे आ रहा है. तो वो आया है स्लो बॉर्डर, उसने क्या किया, स्नो बॉर्डर उसने जो है एक बिल्कुल कहीं चोटी से जाकर तो छलांग लगाई है और आप देखें वो एक कर्व पाथ फॉलो करता करता ये इस पोजीशन पर आकर गिर जाएगा. अब ये एक मोटरसाइकिल है, ये भी कुछ करतब दिखा रहा है कि ये एक जो है आ रहा था, उसके बाद उसने एक हाइट पर जाकर जंप किया और ये देखें एक आउट पाथ फॉलो करते करते कुछ रोटेट करने के बाद अपने आप को दोबारा ये इस जगह पर जंप करता है. ये इसकी ट्रिक्स हैं अपने आप को फेमस करवाने के लिए. ऐसे ये देखें फाउंटेन्स, ये फाउंटेन्स में जितनी भी जगह पे पानी आ रहा है ये कर्व्ड पाथ को फॉलो करते करते नीचे गिर रहा है. और यहाँ पर भी ये जो वाटर जेट है इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन की हम देखते हैं असम्पशंस उसमें कौन कौन से यूज करते हैं. हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं कि उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है. फिर हम कहते हैं कि अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट भी नेग्लिजिबल है. फिर हम कहते हैं कि अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट भी नेग्लिजिबल है. और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है पूरे के पूरे उस टाइम में जिसमें कोई बॉडी मूव कर रही है. तो इसका मतलब है हमने एयर रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट कर दिया, हमने अर्थ के कर्वेचर को भी निगलेक्ट कर दिया, हमने अर्थ की रोटेशन को भी निगलेक्ट कर दिया. और जस्ट वी विल टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, यानी उसकी वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट है और ड्यूरिंग दिस होल मोशन या मूवमेंट वो कांस्टेंट रहेगी. ये एक हमारे पास एग्जांपल है फुटबॉल की जिसको कि किक किया गया है. और ये फुटबॉल देखें, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते करते कर्व पाथ को फॉलो करते यहाँ गिरेगा. ये वो हाइट है जितनी वो कवर करेगा और ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको हम रेंज कहेंगे. और ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जिसके साथ वो जाएगा और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसके साथ इसको आपने किक किया है. तो वो डिस्टेंस जब इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करेंगे एयर में तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल बन जाएगा. सेकेंडली आप देखिएगा कि जिस पॉइंट से हमने इसको किक किया है, जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया है एयर में, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. और जहां पर अगर ये लैंड करेगा, फर्ज करें यहाँ, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इट्स लैंडिंग. और जिस वेलोसिटी के साथ ये प्रोजेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. जिस एंगल पे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब 30 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, वो कहलाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और अब देखिएगा कि वो पैराबोलिक पाथ जो ये कवर करेगा एयर में, इस इनिशियल पॉइंट से लेके इस फाइनल पॉइंट तक, उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री वो पैराबोलिक पाथ है जो ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है. और वो टाइम जिसमें ये एयर में रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इट्स लैंड या इट्स लैंडिंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. और अब ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ये अर्थ से कवर करता है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट. maximum vertical distance traveled by the projectile from the ground is called maximum height. और इसी तरीके से जो maximum horizontal distance a projectile covered during its whole motion, this is called range. This is called horizontal distance or horizontal range.
ये कुछ क्वांटिटीज थी जिनकी हमने बात की। अब हम देखते हैं कि आपके पास ये दो तरह की बॉल्स नजर आ रही है ना, एक पिंक है, पिंक वाली आपके पास स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है। लेकिन अगर आप छत पर खड़े होके एक जैसे ये येलो वाली बॉल है इसको नीचे गिराते हैं तो ये क्या होता है, ये साथ साथ हॉरिजेंटली आगे भी मूव करती जा रही है, ये देखिए, और वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव करती जा रही है। तो अब ये जो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही है तो इसको हम कहेंगे ये ट्रेजेक्ट्री है, और ये जो बॉल है इस वक्त प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट कर रही है। ये एक फुटबॉल को किक किया है और ये आपके पास उसकी पूरी मोशन की एक डायग्राम है कि यहाँ से जाके यहाँ तक ये किस तरीके से मूव कर रही है। अब आप देखेंगे कि इनिशियली जब आपने उसको किक किया तो एक उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे बना है ना, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे हम इस वेक्टर को। जब रिजॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हॉरिजेंटल साइड पर जो कंपोनेंट बनेगा वो इसका होगा आपके पास वी आई एक्स, और जो वर्टिकल साइड पे बनेगा वो वी आई वाई होगा। और वी आई एक्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आई कॉस थीटा से, बिकॉज हेयर इज एन एंगल थीटा। तो वी आई एक्स विल बी वी आई कॉस थीटा एंड वी आई वाई विल बी वी आई साइन थीटा। तो इन द इनिशियल टाइम जब आपने वेलोसिटी उसको दी है, यानी उसको किक किया है फुटबॉल को, तो ये वर्टिकल आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इतना सा है और वर्टिकल कंपोनेंट देखिए बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर मूव करेगी तो क्या होगा कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा और हॉरिजॉन्टल वैसे ही रहेगा। फिर देखिएगा, अब ये मजीद जब ऊपर मूव करता है तो एक पॉइंट आता है जहां पर उसके वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, यानी बॉल थोड़ी सी देर के लिए, एक दो सेकंड्स के लिए रुक जाती है हवा में। लेकिन जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, यानी जो उसका एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ना हॉरिजॉन्टल, वो चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ उसका कंपोनेंट कौन सा चेंज हो रहा है, जो वाई साइड पे है। अब यहाँ देखिएगा कि वाई वाला कंपोनेंट अब बिल्कुल जीरो है, यानी अब वो मजीद ऊपर नहीं जा सकता। अगर वाई वाला कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद होता तो वो मजीद ऊपर जा सकता था, लेकिन जब वो जीरो हो गया तो इसका मतलब है वो अब ऊपर नहीं जा सकती बॉल, सिर्फ आगे की तरफ जाएगी। अब आप देखते हैं वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। जब नीचे आती है तो ये देखें डी वाई वाला कंपोनेंट नीचे डायरेक्शन चेंज कर ली उसने और वो नीचे आ रहा है। अब फर्दर देखिएगा, यहाँ पर जहां पर वो जमीन के साथ टच करता है, बिफोर टचिंग द ग्राउंड वाई वाला कंपोनेंट मैक्सिमम है। ऐसे इनिशियल पे भी मैक्सिमम था और बिफोर टचिंग द ग्राउंड भी वो मैक्सिमम है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है। ये हमारे पास एक टोटल पिक्चर है कि जब वो ऊपर जा रहा था तो वी वाई वाला कंपोनेंट मैक्सिमम, देन कम होते होते इतना छोटा हो गया और फिर वी वाई बिल्कुल जीरो हो गया। और उसके बाद जब वापस आना शुरू हुआ तो पहले वी वाई का कंपोनेंट छोटा है और आहिस्ता आहिस्ता बिफोर टचिंग द ग्राउंड इट इज अगेन मैक्सिमम, यानी ऊपर जाते हुए वी वाई की वैल्यू कम होती रहती है, वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, और नीचे आते आते वो ज्यादा होती रहती है। और वैल्यू ऑफ टी जब बॉल ऊपर मूव कर रही होगी तो आप नेगेटिव लेंगे, जब नीचे मूव कर रही होगी तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऊपर जब वो मूव कर रही है उस वक्त आप अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहे हैं, और जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो आपका बॉल है इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इन दिस वे हमें पता चला कि जो कंपोनेंट वेरिएट कर रहा है दिस इज द वी वाई कंपोनेंट, जबकि वी एक्स वाला कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा है। आप उसको जिस मर्जी पॉइंट पे देख लें वो आपके पास सेम उसकी मैग्नीट्यूड है, वी वन एक्स की भी, वी टू एक्स की भी, वी थ्री एक्स की भी, वी एफ एक्स की भी, हर एक की मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि प्रोजेक्टाइल मोशन के पास दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, और दूसरा कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट, और उसको हम वर्टिकल मोशन भी कह सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है हर वक्त। अब हम देखते हैं इसकी इक्वेशंस कि कैसी हो सकती है इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशंस, और हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है प्रोजेक्टाइल टाइम टी में एक्स एक्सिस के लिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी। हम एस के लिए पुट करते हैं एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वी अब हम लेंगे कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई एक्स, और टी हमारा टाइम आ गया। वी आई एक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लेते हैं वी आई कॉस थीटा। तो जब हम ये पुट करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो टी विल बी इक्वल टू एक्स बाय वी आई कॉस थीटा। अब वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे,
हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो कि है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास y है तो हम y लिख लेंगे, वी आई वाई ही यूज करेंगे, साथ में t है क्योंकि अगेंस्ट द हम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहे हैं, तो ये जो आपके पास प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर है ये माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। और फाइनली we can write VIY is equal to VI sin theta then minus half GT square। और जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमें मिलता है y is equal to VI sin theta, t की वैल्यू x over VI cos theta minus 1/2 g और x by VI cos theta का स्क्वायर। तो साइन ओवर कॉस हमें यहाँ टेन थीटा दे देगा, वी आई और वी आई कैंसिल आउट हो गया है और साथ में एक्स है और साथ में ये सारा कंपोनेंट आ गया। हम यहाँ कह सकते हैं कि वी आई थीटा एंड जी कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि जिस इनिशियल स्पीड के साथ आपने बॉल को प्रोजेक्ट करवाया है वो तो चेंज नहीं हो रही है। हाँ, थीटा भी चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट करें आपने 45 डिग्री पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखा है ना, जी चेंज हो रहा है, तो बाकी चीजें चेंज होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये tan थीटा को हम अल्फा कह लेते हैं और ये g/2 वी आई कॉस के थीटा को बीटा कह लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में चले जाएगी जी, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और अगर आप इस इक्वेशन पे थोड़ा गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको किस किस्म की ट्रेजेक्टरी देती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है कि ये एक पैराबोलिक पाथ है यानी कर्व्ड पाथ है, ऐसे कर्व्ड पाथ बनेगा आपके पास। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम कर लेते हैं कि वो पूरा टाइम जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। और या आप कह सकते हैं द टाइम required for a projectile from its point of projection to the point where it lands, तो वो पूरा टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। कैसे मालूम कर सकते हैं हम हमारे पास फार्मूला है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे हम इसमें y और ये हमारे पास आएगा वी आई वाई और ये हमारे पास है टाइम। और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो g विल बी नेगेटिव, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। तो पूरे टाइम के लिए, पूरी मोशन के लिए t को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हमने मालूम करना है। और क्योंकि जो बॉल है वो ऊपर गई उसके बाद वापस आ गई नीचे, तो आपके पास ये देखिए ना वर्टिकल डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। ये देखें यहाँ से गई यहाँ तक y, उसके बाद फिर यहाँ आ गई, तो हम यही कह रहे हैं ना ये वो टाइम है जिसमें वो एयर में रहा फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो आपके पास यहीं से चले थे और ग्राउंड पे यहीं आ गए हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस जीरो है। जब वर्टिकल डिस्टेंस जीरो है तो आप y को जीरो पुट करेंगे, वी आई बाय आपके पास वी आई साइन थीटा है, दिस इज कैपिटल T माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी, तो t विल बी इक्वल टू 2vi sin theta by g। तो इस इक्वेशन में ये जो t है दिस इज फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। और फॉर सिमेट्रिकल पैराबोलिक पाथ टाइम ऑफ ascent विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब वो पूरा टाइम एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के वो बराबर होगा वापस ग्राउंड पे आने के। तो आप कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ये टाइम ऑफ असेंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम टाइम ऑफ डिसेंट है। मतलब जो आप यहाँ से यहाँ तक गए आप उसको t/2 कह देंगे और जो यहाँ से यहाँ तक आए ये भी t/2 हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आपने टाइम निकाला है वो तो आपने निकाला है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो उसके लिए फिर आप लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ असेंट या डिसेंट बराबर है वी आई साइन थीटा बाई जी के। अब देखिएगा, अब हम रेंज के लिए इक्वेशन लेते हैं कि वो कैसे आएगी। रेंज क्या है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करता है फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब जहां से आपने किक की बॉल और जहां पर आके गिरी। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो डिस्टेंस कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमारे पास फार्मूला था y is equal to tan theta x minus g over 2vi square cos square theta into x square। तो हम y तो हमारे पास जीरो है क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस तो उसने कोई कवर नहीं किया, और x जो है ये रेंज है, इसको हम r लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास फॉर्मूला इस फॉर्म में आ गया जब हमने पुट कर दी वैल्यूज।
तो आर स्क्वायर वाली वैल्यू को एक तरफ ले गए, tan थीटा आर दूसरी तरफ आ गई, आर आर से कैंसिल हो गया एक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आर को इधर छोड़ेंगे और ये सारी इक्वेशन ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो हमारे पास बनेगा जी आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, एक जो cos थीटा है cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। तो ये r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जो बराबर होती है sin 2 थीटा के। तो हम इसे लिखेंगे r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। दिस इज द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो रेंज है वो मैक्सिमम हो सकती है, और मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। और इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब आप थीटा को 45 पुट करेंगे, क्योंकि थीटा इज 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, साइन 90 आपको 1 देगा वैल्यू, और उसका मतलब है कि इस 45 डिग्री एंगल पर जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, हॉरिजॉन्टली वो बहुत दूर तक जाके गिरेगा। अब देखते हैं हम कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कब देते हैं। आपके पास एक है रेंज वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, आप क्या करते हैं, आप 90 माइनस थीटा पुट कर देते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 180 माइनस 2 थीटा, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा देन कॉस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा कॉस बीटा देन कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन 180 तो आपको दे देगा जी 0, लेकिन कॉस 180 आपको देगा -1। तो कॉस 180 इंटू साइन 2 थीटा आपको देगा आंसर साइन 2 थीटा की फॉर्म में, और माइनस साइन कॉस 180 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब आप देखें ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, आर और आर प्राइम इक्वल है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल के लिए। इसी तरह 60 और 30 डिग्री के लिए भी सेम रहता है। अब हम एक इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। थर्ड जो इक्वेशन है आपकी वो वर्टिकल मोशन की है, यानी आप अब मालूम करना चाहते हैं कि कितनी मैक्सिमम हाइट या कितनी वर्टिकल हाइट तक आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास हम लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो यहाँ हमने इसको रीअरेंज कर लिया, हमने लिखा वी एफ वाई स्क्र यानी फाइनल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट में इज इक्वल टू वी आई वाई स्क्र माइनस 2 जी वाई। इट शुड बी v प्लस 2 जी वाई, लेकिन ये प्लस माइनस में क्यों चेंज हुआ है, इस g की वजह से, क्योंकि हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहे हैं। अब वी एफ वाई 0 थी, याद है ना, या आपने इसमें देखा था फिगर में कि एट दिस पॉइंट वी वाई कंपोनेंट बिकम 0, और वो फाइनल वेलोसिटी है, इतनी ही वेलोसिटी फाइनल होगी। यहीं पर हमने इतनी ही हाइट मालूम करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई मौजूद है वी आई साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी वी एफ वाई 0 है, ये देखें। अब हम ये वैल्यूज उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर वी एफ वाई स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, y को हम h पुट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, और वी आई वाई को वी आई साइन थीटा पुट करेंगे। नाउ 2gh विल बी इक्वल टू वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर, और वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हो जाएगा। और मैक्सिमम हाइट अगर हम 45 डिग्री पे निकालें तो कैसी आएगी, हमारे पास वी आई स्क्वायर ओवर 4g आएगी, और अगर हम रेंज प्रोजेक्शन एंगल 90 पे देखें तो वी आई स्क्वायर ओवर 2g आएगी। तो ये आपके पास मैक्सिमम हाइट आप इस तरीके से मालूम कर लेंगे। तो बस यही आपका इंक्लूडेड है सिलेबस में कि आपने मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिलेशनशिप निकालना होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर ये पेपर में आ जाता है, तो लिहाजा आप लोग इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट हम जो इस टॉपिक में छोटा सा एक इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है वो हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला लेक्चर में कर लेंगे। टिल देन